नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो पूरा का पूरा हर्षवर्धन का साम्राज्य है उसके समाप्ति के पश्चात नए नए साम्राज्यों का यहाँ पर उदय होता है। कौन कौन से वह राज्य थे अभी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे गुप्ता अंपायर की। गुप्ता अंपायर के बाद और अन्य अंपायर की यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अरविंद नाम का एक लड़का होता है जो कि क्या है, उसको एक स्कूल के नाटक में राजा बनने का ऑफर आता है और वो सोचता है कि उसको बेसिकली क्या है, ट्विल मस्टाज मिलेगा। बेसिकली उसको जो मूछ है उसको मरोड़ता हुआ नाटक करेगा, या फिर सिल्वर पेपर का बना हुआ बेसिकली एक प्रकार का स्वॉर्ड यानी एक प्रकार का तलवार अपने हाथ में लेकर घूमेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर वह गुस्तो पहनेगा। गुस्तो एक प्रकार का परिधान होता है यानी कपड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली हिंदी में लबादा कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि जब उसको पता चलता है कि उसको राजा बनना है और राजा बनने के बाद एक जगह पर बैठ कर क्या है, वीणा बजाना है या फिर जो बहुत सारी कविताएं हैं उन कविताओं को पढ़ना है, तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि ये ऐसा कैसा राजा है जो कि क्या है, गाना गाता है, पोएट्री करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं उसके मन में यह प्रश्न आता है। तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये जो राजा है वह क्या है, समुद्रगुप्त है। ठीक है, जो कि गुप्त वंश का एक प्रमुख रूप से शासक है। अब बेसिकली क्या है, इनके बारे में यानी जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में हमें जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। जैसे कि अशोक का एक पिलर है जो कि इलाहाबाद के अंदर लिखवाया गया था। ठीक है, अब उसी अशोक पिलर के ऊपर, जिसके बारे में हमने बहुत पहले क्या है चैप्टर में पढ़ा था कि राजा अशोक हुआ करते थे, उन्होंने इलाहाबाद के अंदर ना एक अपना स्तंभ गड़वाया था। अब उसी स्तंभ के ऊपर बाद के समय में क्या होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने कवि हरिसेन को कहकर क्या किया था, उसके ऊपर एक और लिखावट या लिखवाया था। ठीक है, तो उस बेसिकली पिलर से, जो कि इलाहाबाद का पिलर है, उसके माध्यम से ये समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में उनकी प्रशस्तियों के माध्यम से भी पता चलता है, जो कि क्या है, संस्कृत वर्ड में एक शब्द है कि किसी की प्रेज करना या फिर किसी का क्या बोलते हैं, गुणगान करना। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं प्रशस्ति के रूप में। जब किसी चीज की प्रशंसा की जाए उसी को ही प्रशस्ति कहा जाता है। और इसी तरह से हमें और भी प्रशस्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की भी हमें इसी प्रकार की बहुत सारी प्रशस्तियां देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे ग्राफ में बात करने वाले हैं कि ये प्रशस्ति होती क्या है और इन प्रशस्तियों के माध्यम से हमें क्या पता चलता है। तो मैंने आपको बताया प्रशस्तियों से शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार की एक प्रशस्ति थी जो कि क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त क्या थे, गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे। अब यहाँ पर क्या है, जो समुद्रगुप्त ने यहाँ पर प्रशस्ति लिखवाई थी उसके अंदर अपने आप को एक पोएट के रूप में मेंशन किया है। ठीक है, यानी अपने आप को एक कवि बताया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अपने आप को एक वॉरियर भी बताया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड के क्या है, बेस्ट पोएट्स में से एक है और अपने आप को जो देवता है उसके तुल्य यहाँ पर रख रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसमें यह अपने आप को क्या कर रहे हैं, देवता के समान तुलना करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लॉन्ग सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पर इस प्रशस्ति के अंदर जो समुद्रगुप्त है उनके गुणगान किए गए हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर कुछ लाइनें देख सकते हो जो कि क्या है, उनके वॉरियर हुड को यहाँ पर दर्शाता है। जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद की प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। अब मैं बार बार ये प्रयाग प्रशस्ति ही बोलूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त है बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, यानी उसके जो मुख है उसके ऊपर
तेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसके शरीर पर 100 से भी ज्यादा स्कार्स बने हुए हैं। स्कार्स यानी घाव। अब ये घाव कैसे हैं? बैटल में लड़े गए युद्ध की वजह से उसके शरीर पर जो घाव बने थे। ठीक है, अब कई जगहों पर हमें यहाँ पर उसके क्या है, कुल्हाड़ी के जख्म देखने को मिल रहे हैं, एरो के जख्म देखने को मिल रहे हैं, तीर के, स्पाइक्स के, स्पीयर्स के, फिर बार्ड डॉट के, फिर स्वॉर्ड, आयरन क्लब्स, इसके अलावा जेवलिन। ये सभी जो चीजें हैं उसके शरीर पर इतना ज्यादा घाव बनाती हैं कि बेसिकली क्या है, उसका शरीर और भी ज्यादा क्या है, आकर्षक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उसका जो वॉरियरहुड है उसका क्या है, गुणगान किया गया है कि उसके शरीर पर जो घाव हैं वो भी क्या है, उसकी वीरता का बखान करते हैं कि उसने कितना ज्यादा युद्ध लड़ा था अपने जीवन काल में। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे एक मैप दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस मैप के अंदर उन उन स्थानों का जिक्र किया है जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा बेसिकली कुछ स्थानों को जीता गया था, कुछ स्थानों को अपने अधीन रखा गया था, और कुछ स्थानों को मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाकर यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अफगानिस्तान के रीजन में देखोगे तो यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाकर एक प्रकार से इन पर नियंत्रण किया था। अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब होता है कि इनके किसी भी परिवार में से किसी जो महिला है उनसे शादी करना, और शादी करने के बाद उनके राज्य के ऊपर नियंत्रण करना। यहाँ पर जो आप रेड एरिया में देख रहे हो या फिर पिंक एरिया में देख रहे हो, ये बेसिकली वह स्थान है जहां पर क्या है, समुद्रगुप्त का डायरेक्ट शासन नहीं हुआ करता था, बल्कि ये लोग क्या करते थे, ट्रिब्यूट दिया करते थे। अब ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि आप किसी राजा को अपने अधीन मान लो। ठीक है, आप अपने को किसी राजा के अधीन मान लो, और समय समय पर क्या है, उस राजा को आप जो गिफ्ट देते हो उसी को ट्रिब्यूट बोला जाता है। तो ये सारे के सारे जो राजा हैं पिंक एरिया में, वह क्या करते थे, यहाँ पर जो समुद्रगुप्त था, यहाँ पर बेसिकली पाटलिपुत्र नालंदा के इलाके में, यहाँ पर इसको क्या करते थे, गिफ्ट दिया करते थे। और जो ग्रीन इलाका आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सीधे सीधे तौर पर क्या है, समुद्रगुप्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता था। इसी तरह से हमें यहाँ पर रेड डॉट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसने कॉन्क्यूर करके, यानी उनके राजाओं को हरा करके अपने अधीन कर लिया था। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट हमें यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। और ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये सारी की सारी क्या है, हरिसेन के द्वारा जो लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में बखान करती है, उसके पॉलिसीज के बारे में बताती है, इसी से पता चलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक एरिया था जो कि था आर्यव्रत। ठीक है, जहां पर 9 शासक शासन किया करते थे, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो किंगडम है वह क्या है, समुद्रगुप्त एम्पायर के अंतर्गत आया करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें दक्षिणापथ देखने को मिलता है, यानी दक्षिण का भाग, जहाँ पर 12 शासक शासन किया करते थे, और उन सभी शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर लिया था, और समुद्रगुप्त ने फिर कृपा पात्र बेसिकली उनको उस स्थान पर अपना शासन चलाने की अनुमति दे दी थी। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ के स्थानीय शासक यहाँ पर शासन तो करते थे, लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण हुआ करता था समुद्रगुप्त का। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कुछ नेबरिंग स्टेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, इसके अलावा नेपाल, फिर इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के गण संघ जो कि उस समय अवस्थित थे। यह सभी क्या करते थे कि जो समुद्रगुप्त का राज दरबार है उसको अटेंड किया करते थे, और इसी के साथ साथ राजा को प्रति वर्ष क्या है, ट्रिब्यूट प्रदान किया करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें कुछ एरिया ऐसे देखने को मिलता है, आउटलाइंग एरिया, जो कि मैंने आपको दिखाया था। वहां पर क्या है, जो कुषाण वंश, कुषाण और शक जैसे शासकों का पहले शासन चला करता था, लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है एक और इलाका है जैसे श्रीलंका। अब ये क्या है,
समुद्रगुप्त के जो क्षेत्र है उससे बहुत ही ज्यादा दूर थे। अब ऐसे में यहाँ पर डायरेक्ट तो शासन चलाया नहीं जा सकता, इस वजह से यहाँ पर क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस करके, यानी जो वहाँ के राजा हैं उनकी डॉटर्स या फिर जो सिस्टर्स हैं उनसे शादी करके बेसिकली क्या है, उसने उनको अपने अधीन कर रखा था। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में। हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया कि समुद्रगुप्त का जो शासन है वो किन क्षेत्रों में किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट क्या देखते हैं कि समुद्रगुप्त के या फिर गुप्त साम्राज्य के टाइम पर ये इस प्रकार के सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं और इन सिक्कों के माध्यम से भी समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। तो दो मेथड हमने देख लिया। पहला मेथड क्या है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, और समुद्रगुप्त के बारे में जानने का दूसरा साधन क्या है, ये सिक्के। ठीक है, इन सिक्कों के ऊपर आप देख सकते हो कि जो बेसिकली शासक है, यहाँ पर क्या है, समुद्रगुप्त की इमेज बनाई गई है और इसको वीणा बजाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, या वीणा को इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, उसके हाथ में। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा सिक्का है, इस दूसरे सिक्के में जो समुद्रगुप्त है उसको हवन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार से सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार का पूरा शासन था। अब इसी के साथ साथ ये जो प्रयाग प्रशस्ति है या फिर जो प्रशस्ति है, उनके माध्यम से और क्या क्या चीजें हमें पता चलती है समुद्रगुप्त के बारे में। तो अभी हमने देखा उसके शरीर के घाव के बारे में पता चलता है, किन क्षेत्रों को कैसे शासन करता था वो पता चलता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि उसके एंसेस्टर्स कौन थे, यानी उसके जो पूर्वज हैं वह कौन हुआ करते थे। तो समुद्रगुप्त के जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उनका नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो उनकी माता है कुमार देवी, उनके बारे में पता चलता है, जो कि लिच्छवी गण से संबंध रखा करती थी। इसी के साथ साथ जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर पता चलता है। चलिए आपको एक चीज बता दें, ये जो पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले जो शासक हमें देखने को मिलते हैं वह क्या है, श्रीगुप्त। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है श्रीगुप्त पहले शासक थे। दूसरे नंबर पे जो शासक आते हैं वो क्या है, घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच के बाद हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त। ठीक है, अब ये चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य हमने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा था उससे अलग है। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद इस प्रकार से और शासक आते हैं और हमें एक जगह पर देखने को मिलता है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें शासक का वंशावली देखने को मिलती है, जीनोलॉजी देखने को मिलती है, उनके एंसेस्टर्स के बारे में हमें पता चलता है इन्हीं के माध्यम से। अब ये जीनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीनोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है जब एक व्यक्ति के पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता को क्या है, क्रमवार तरीके से उनके नाम को रखा जाए तो उसी को हम जीनियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त है वह बेसिकली क्या है, महाराजाधिराज जैसी उपाधियों को धारण करने लग गए थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो श्रीगुप्त है वो बेसिकली साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा साम्राज्य को फैला नहीं पाते हैं क्योंकि वो अभी अभी तो साम्राज्य की स्थापना की है। फिर घटोत्कच है, उनका जो टाइम है वो बहुत ही कम समय का होता है। अब कम समय में साम्राज्य के अंदर ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। तो चंद्रगुप्त नॉट मौर्य, चंद्रगुप्त जो है वह क्या है, बेसिकली ऐसे शासक हमें देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी समय तक रहते हैं और ज़्यादा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ प्रभाव के साथ इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां ली थी जैसे कि महाराजाधिराज। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इनके जो ग्रैंडफादर है, यानी ग्रैंडफादर यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो अपने आप को महाराजा कहकर पुकारा करते थे। तो ये थे महाराजा, और फिर इनके बाद चंद्रगुप्त आया तो वो महाराजाधिराज यानी राजाओं का भी राजा। इस प्रकार से हमें क्या है, जो पूरी फैमिली है उसकी जो ताकत है वो हमें बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, अब बाद के समय में क्या होता है, समुद्रगुप्त का जो पूरा शासन है आगे चलता है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आता है। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में और भी शासक आते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद हमें यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय देखने को मिलते हैं। ऊपर हमने कौन देखा, यहाँ पर
प्रथम, और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं उनके बाद द्वितीय। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्रमुख रूप से उनके द्वारा जारी किए गए इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। और ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो हमें क्या है, वेस्टर्न इंडिया से प्राप्त होते हैं। और वेस्टर्न इंडिया से सिक्के प्राप्त होने का ये मतलब है कि उन्होंने संभवतः शकों को भी पराजित किया था। अब बेसिकली क्या है, इस टाइम पर जो चंद्रगुप्त का टाइम है उस टाइम पर क्या है, सिल्वर के सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर मिलने लग गए। अब सिल्वर उस समय बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का, वहीं पर पाया जाता था। अब वहीं पे पाए जाने का मतलब क्या है कि जब सिल्वर के बहुत सारे कॉइन मिल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है संभवतः उसने शकों को हराया होगा, और शकों को हराने के बाद क्या है, उसको बहुत सारी चांदी मिली होगी, बहुत सारा सिल्वर का सिक्का मिला होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और क्या खास बात है, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है स्पेसिफिक, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में एक कवि हुआ करता था जिसका नाम है कालिदास। तो ध्यान रखिएगा, कालिदास वही है जिसने क्या है, क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, ऐसी किताबों को लिखा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर आर्यभट्ट भी इन्हीं के टाइम पर देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, सूर्य सिद्धांत नामक क्या है बेसिकली किताबों को लिखा था। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर श्रीगुप्त घटोत्कच का शासन एक था, फिर उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त का शासन हमें देखने को मिला जिन्होंने अपने आप को महाराजाधिराज कहा। फिर उसके बाद हमें समुद्रगुप्त का शासन देखने को मिला, और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक थे, जिनके बारे में हमने देखा कि वो वीणा बजाते थे, उनके शरीर पर घाव थे, और भी बहुत सारी चीजें देखी। अब हम यहाँ पर गुप्त साम्राज्य को पूरा खत्म कर चुके हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बाद क्या हुआ, कि साम्राज्य बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, तो जैसे ही साम्राज्य बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ, और उसी राज्य में हमें देखने को मिलता है एक हर्षवर्धन का राज्य। ठीक है, तो हर्षवर्धन का बेसिकली शासन हुआ करता था, वो हमें थानेश्वर के अंदर देखने को मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन का जो राज्य है वो थानेश्वर के अंदर देखने को मिलता है, जो दिल्ली है, और दिल्ली के नीचे वाला जो बेसिकली पार्ट है हरियाणा और क्या बोलते हैं इस एरिया का पार्ट, वही बेसिकली थानेश्वर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि While we can learn about the Gupta ruler from their inscription and coin, जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हम इंस्क्रिप्शन और कॉइन के माध्यम से जान सकते हैं। We can find about some kings from biographies, और कुछ शासक ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारी हम उनकी बायोग्राफी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बायोग्राफी क्या होता है, जीवन चरित, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उनको जब एक किताब की शक्ल दी जाती है या उनको कहीं पर लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी बोला जाता है। बायो मतलब खुद का, और ग्राफी का मतलब चित्रण। तो खुद का जब चित्रण किसी किताब में होता है उसको बायोग्राफी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हर्षवर्धन जो शासक था, ठीक है, थानेश्वर का शासक था, वह ऐसा शासक था जिसने अपनी किताब यानी अपने जीवन के बारे में खुद लिखा था। ठीक है, यानी अपनी बायोग्राफी लिखी थी, और इस किताब का नाम हम यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपने बारे में लिखा किस किताब के अंदर, हर्षचरित के अंदर, और यह क्या थी, एक प्रकार की बायोग्राफी थी। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बाणभट्ट के द्वारा भी बेसिकली कुछ किताबें लिखी गई, जो कि क्या है, हर्षचरित। और ये हर्षचरित क्या है, संस्कृत में हमें देखने को मिलती है। इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाणभट्ट ने क्या किया था, हर्षचरित का निर्माण किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन के टाइम पर ही हमें ह्वेनसांग, जो अभी हमने पहले के चैप्टर में तीर्थयात्री पढ़ा था, वो हर्षवर्धन के काल में ही आता है। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा समय अपना वो हर्षवर्धन के राज दरबार में बिताता है। तो इनके बारे में कुछ की फैक्ट, हर्षवर्धन के बारे में, थानेश्वर के अंदर राजधानी थी,
हर्षचरित नामक किताब इनके ऊपर लिखी गई है, जिसको बाणभट्ट ने लिखा था। यह संस्कृत के अंदर लिखी गई है। वेनसांग इसके राज दरबार में आया था और इसके राज दरबार में वह बहुत समय तक रुका भी था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जब हर्षवर्धन शासक बना था तो इनके बारे में एक खास बात है कि हर्षवर्धन अपने जो पिता हैं उनका बड़ा बेटा नहीं था। ठीक है, यानी छोटा बेटा था। अब छोटा बेटा होने के बावजूद भी क्या है वो शासक बना, जबकि उस समय पर आमतौर पर यह होता था कि जो बड़ा बेटा होता था वह शासक बनता था। ठीक है, लेकिन फिर भी यह थानेश्वर का शासक बना। ऐसा क्यों? बेसिकली यहाँ पर आप बात समझिए। यहाँ पर एक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से भी ऊपर हमें देखने को मिलते हैं देववर्धन, या फिर इनका जो नाम है एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर इनकी एक सिस्टर थी। ठीक है, ये कुछ 3 भाई बहन इस प्रकार के थे। अब बेसिकली क्या होता है, इनकी जो सिस्टर होती है, जो इनका जो शादी होता है वो बेसिकली हमें कन्नौज के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कन्नौज के जो शासक थे उनसे क्या होता है, इनकी सिस्टर की शादी होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि कन्नौज के जो शासक है उनकी हत्या कर देते हैं बंगाल के शासक। अब यहाँ पर क्या है, बंगाल की एंट्री हो जाती है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए मैप के थ्रू आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली क्या है, साउथ इंडिया इस प्रकार से नजर आता है। ये पूरा बंगाल था। ठीक है, बंगाल के अंदर शासन चल रहा था एक, और दूसरा क्या है, ऊपर यहाँ पर दिल्ली के अंदर थानेश्वर शासन चला करता था। और यहाँ पर कन्नौज आपको इस स्थान पर देखने को मिलता है, और यहाँ पे है बंगाल का शासक। अब यहाँ पर थानेश्वर का जो शासक है वो कौन है, जो हर्षवर्धन है उसका बड़ा भाई। ठीक है, अब हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, और यहाँ पर क्या है, कन्नौज के अंदर इसकी बहन है। बेसिकली इसके साथ यहाँ पर बंगाल है। अब बंगाल ने क्या किया, कन्नौज के साथ उसका युद्ध था, तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो उसका क्या बोलते हैं शासक था उसको हरा कर मार देता है, और जो इसकी सिस्टर होती है हर्षवर्धन की और इसके बड़े भाई की, उसको क्या है एक प्रकार से कैदी बनाकर बंगाल लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस सिचुएशन में जो इनका बड़ा भाई है वो इनसे युद्ध लड़ता है, और इस युद्ध में क्या होता है, इनके बड़े भाई की भी हत्या हो जाती है। अब इसी के साथ ही हमें देखने को मिलता है कि कन्नौज के ऊपर और फिर बाद में बंगाल के ऊपर फिर हर्षवर्धन जब शासक बनता है, अब इनके बड़ा भाई है वो खत्म हो चुका है। अब इस ऐसी सिचुएशन में छोटा सा बालक होता है जो कि क्या है, हर्षवर्धन। अब छोटे से बालक को क्या कर दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। अब इसके सामने 2-3 चुनौती हैं। पहली चुनौती यह है कि भाई एक तो अभी छोटा है, राज्य को संभाले। दूसरा क्या है, इसके पड़ोस में कन्नौज का इलाका है, वहां पे भी कोई मजबूत शासक नहीं है। और तीसरा क्या है, अपनी जो बहन है उसको छुड़ाना, और दूसरा अपने भाई की मौत का बदला लेना। अब इसमें क्या करता है, हर्षवर्धन क्या है, बंगाल के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके राजा को हराता है, अपनी बहन को छुटाता है, और इसी तरह से कन्नौज, बंगाल और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो दिल्ली और थानेश्वर का पूरा इलाका है, यानी पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वो अब किसके हाथ में आ गया है, हर्षवर्धन के हाथ में आ गया है। तो इस प्रकार से ये हमें कहानी देखने को मिल रही है। मुझे लगा था कि इसको अच्छे से बता देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्या है, ईस्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ईस्ट के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसने जो मगध का रीजन है, यानी बिहार का रीजन है, बंगाल का रीजन है, सबके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हो जो दक्कन का इलाका है, दक्षिण का इलाका है, उसके ऊपर इसका क्या है, मार्च करता है। ठीक है, मार्च करता है, यानी अब जब इसने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को जीत लिया तो अब ये सोचता है कि साउथ इंडिया को भी चलो जीत लिया जाए और साम्राज्य और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था, यानी पता तो था ही, लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि यहाँ पर क्या है, चालुक्य शासक शासन कर रहे हैं। और चालुक्य शासक का एक वंश का एक शासक है जिसका नाम है बेसिकली पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ पर क्या है, हर्षवर्धन जैसे ही यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर अटैक करता है तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टोरी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। ठीक है, जहां पर एक समय हर्षवर्धन पूरा का पूरा उत्तर में हरियाणा पंजाब को जीतता हुआ नीचे की तरफ, यहाँ ईस्ट की तरफ बंगाल तक पहुंच गया था, वहीं पर क्या है, साउथ इंडिया के अंदर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसको क्या है, हरा दिया गया था। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि बेसिकली क्या है ये साउथ इंडिया के अंदर शासन किस प्रकार का था। तो मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया के अंदर क्या था, एक चालुक्य शासक था, ठीक है, जो कि पुलकेशिन शासक वहां पर था। चालुक्य डायनेस्टी थी, पुलकेशिन शासक था। इसी के साथ यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी भी हमें देखने को मिलती है। आइए हम डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो पल्लव शासक हैं उनकी राजधानी हमें देखने को मिलती है कांचीपुरम के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो पूरा रीजन है कावेरी डेल्टा के पास पूरा का पूरा ये लोग शासन चलाया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, पल्लव कांचीपुरम के अंदर अपना राजधानी था और यहाँ पर कावेरी डेल्टा के आसपास इन्होंने क्या किया था, अपना शासन चलाया था। अब कावेरी डेल्टा का मतलब क्या है, जहां पर ये कावेरी रिवर इस प्रकार से यहाँ बहती है, तो इसके आसपास का जितना क्षेत्र है इस पर किसका शासन था, बेसिकली यहाँ पर पल्लवास का शासन हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरे शासक थे चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, जो कि क्या है रायचूर दोआब के ऊपर अपना शासन चलाया करते थे, जो कि कृष्णा और जो तुंगभद्रा रिवर है उसके संगम के ऊपर अपना शासन चलाते थे। अब ये कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिकली इस एरिया में पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर की साइड कौन है, पल्लव है, ठीक है, और इस स्थान पर हमें क्या है, कृष्णा और तुंगभद्रा के पास हमें ये चालुक्य हमें शासक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पूरा का पूरा शासन। अब इस सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन दोनों ही शासकों के द्वारा, पल्लव और चालुक्य के द्वारा बड़े पैमाने पर क्या किया गया, मंदिरों का निर्माण किया गया, बड़े पैमाने पर दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। और चालुक्य शासकों के बारे में हमें जो प्रमुख रूप से जानकारी है वह पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उनकी प्रशस्ति के माध्यम से हमें पता चलता है। यानी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अधिकांश जो जानकारियां है वो हमें उनकी प्रशस्ति के माध्यम से पता चलती है, जो कि रवि कीर्ति उनके राज दरबारी कवि हुआ करते थे उनके द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि 4 जनरेशन के बारे में उनके बारे में पता चलता है कि 4 वंश से वह उस स्थान पर पर्टिकुलर शासन कर रहे थे, और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चौथे शासक थे इस बेसिकली राष्ट्रकूट जो चालुक्य शासन वंश है उसके। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो बेसिकली पुलकेशिन द्वितीय है उनकी खास बात यह है कि उन्होंने जो दरबारी कवि है उनको संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने जो पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट है उसके ऊपर अपना एकाधिकार जमाया। इसी के साथ ईस्ट कोस्ट है उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमाया, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखोगे तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया कि पल्लव का ये जो बेसिकली चालुक्य है इनका शासन इस प्रकार से नजर आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से फैला हुआ है और ऊपर हमें पल्लवास देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो चालुक्य हैं उनकी एक प्रकार से टेरिटरी है, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी आती है और दूसरी तरफ ईस्ट के अंदर भी उनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और चालुक्य नरेशों की खास बात यह है कि जब हर्षवर्धन ऊपर से नीचे की ओर साउथ के अंदर एक्सपेडिशन कर रहा था तो हर्षवर्धन को भी उसने हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी के ऊपर जो उनका राज दरबारी कवि है रवि कीर्ति, वह जब अपने शासक की बायोग्राफी लिखता है तो वो ये बताता है कि जब हर्षवर्धन उसके ऊपर आक्रमण करने आया था तो वो बहुत खुश था, हैं। अब हर्ष का आप बेसिकली शब्द का मतलब ही समझ सकते हो कि खुशी। अब वो ये बताता है कि हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, इस प्रकार से उनको सटायर करता है कि जो हर्ष था जिसका मतलब ही खुशी थी वो क्या है, हर्ष यानी खुश ज्यादा समय तक नहीं रह पाया जब उसने पल्लव शासक के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पुलकेशिन यानी चालुक्य शासक के ऊपर जब उसने अटैक किया तो हमें देखने को मिलता है कि जो पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड ओवर द पल्लवा किंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर जो पल्लव किंग थे उनके ऊपर भी हर्ष ने अटैक किया और यहाँ पर ऊपर जो हर्ष का शासन था उसको भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो पल्लव शासक हैं जब उन्होंने देख लिया कि पुलकेशिन द्वितीय को हराना आसान नहीं है तो कांचीपुरम नाम की जगह पर
वो बेसिकली क्या है, अपना एक शेल्टर ले लेते हैं और बहुत समय तक वहीं पर रहते हैं। ठीक है। और फिर बाद के समय में हमें देखने को मिलता है कि चालुक्य की जो विक्ट्री है, यानी चालुक्य ने पल्लवों को हराया, हर्षवर्धन को हराया, ये उनकी जीत बहुत समय तक नहीं रही। बाद के समय में हमें देखने को मिलता है कि पल्लव और जो चालुक्य है वो दोनों ही क्या है, मैप से गायब हो जाते हैं। यानी दोनों ही राज्य खत्म हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए राज्यों का उदय होता है। और वो नए राज्य कौन से हैं? राष्ट्रकूट राज्य और चोल राज्य। ठीक है। तो राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी क्या है, नए साम्राज्य के रूप में हम यहाँ पर क्या है, उदय होते हुए देखते हैं, जिनके बारे में क्या है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास इन द सेंस 7th क्लास के अंदर इस चीज का मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। अब यहाँ पर बात आती है, हमने पॉलिटिकल सिनेरियो देख लिया कि किस एरिया में कौन सा शासन बन रहा था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस एरिया में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्लियर जो किंग थे, यानी शुरुआती जो शासक थे, वह बेसिकली क्या है कि लैंड रिवेन्यू के ऊपर अपना पूरा फोकस किया करते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय पर जो विलेज हुआ करता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक यूनिट हुआ करता था। ठीक है। और बेसिक यूनिट इस वजह से हुआ करता था क्योंकि कृषि ही आय का बहुत ही बड़ा स्रोत हुआ करता था। व्यापार का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। इसी के साथ जो कृषि है उसके अंदर जो शासक हैं वह भी क्या है, सपोर्ट प्रदान किया करते थे। और शासकों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे क्या है, हमें और भी अदर एक प्रकार से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिकली और सोशली ये और पॉलिटिकली और जो मिलिट्री रूप में एक प्रकार से इस जो पूरा का पूरा एक प्रकार से अंपायर है उसको स्ट्रेंथन करने का काम ये एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किंग्स अडॉप्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। जो बेसिकली राजा है, हमने यहाँ पर देखा कि जमीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वहीं पे पूरा उत्पादन होता था। अब इनका जो जमीन है राज्य के अंदर, उन सभी जमीनों से टैक्स वसूलने वाला एक कैटेगरी हुआ करता था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जिसको हम बेसिकली सामंत कहते हैं। तो बेसिकली जो सामंत लोग हैं वो लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हुआ करते थे, उनको क्या है टैक्स प्रोवाइड कराया करते थे, लोगों से टैक्स वसूलते थे और स्थानीय लेवल पे क्या है वो शासन चलाया करते थे। तो नॉर्मल सी बात है, अब ये जो नए नए शासक आ रहे हैं, राष्ट्रकूट, चोल और ये नए शासक, बेसिकली क्या है इनके पास अब ज्यादा शक्ति नहीं बची है। ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड हो चुके हैं। अब ऐसे में ये कोशिश करते हैं कि जो भी वहां पर पावरफुल मैन है, अब पावरफुल मैन का नाम यहाँ पर आप समझ सकते हो, सामंत जो हैं। ठीक है। सामंत वे व्यक्ति जो कि क्या है उस पर्टिकुलर स्थान पर लोगों के ऊपर इकोनॉमिकली, सोशली और मिलिट्री रूप में क्या है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करने लग गए ये शासक। अब इसी के साथ साथ ही इन सभी लोगों को यानी एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से चलाने के लिए अब इन्होंने क्या नीति अपनाई कि हम लोगों को यानी जो सामंत हैं और अपने अधिकारियों को खुश रखेंगे। कैसे खुश रखेंगे? सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। अब पहले क्या होता था, जो योग्य होता था, ठीक है, उनको क्या है कोई पद दिया जाता था। यानी अगर किसी के पास लड़ने की क्षमता है तो उसको क्या है सैनिक बनाया जाता था या फिर सेनापति बनाया जाता था। अगर किसी का कैलकुलेटिव स्किल अच्छी है तभी उसको क्या है खजांची बनाया जाता था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें टैक्स को कलेक्ट करने का और बाकी काम उनको दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि पोस्ट हेरिडेटरी होने लग गए, यानी जो पोस्ट पर कोई है उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो बेटा है वह क्या है उस पोस्ट पर रहेगा। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि हरिसेन जो राजकवि हुआ करता था एक टाइम पर, ठीक है, वो क्या है उसका जो फादर है वो अभी क्या है एक प्रकार से इसी प्रकार से महादंड नायक की भूमिका में रहा करता था। यानी हरिसेन का जो फादर है वो क्या है महादंड नायक था और इसी के साथ चीफ जुडिशियल ऑफिसर था। अब
इसके फादर की मृत्यु के पश्चात हरिसेन को क्या है वहां पर ये पूरी की पूरी पोस्ट दे दी गई। ठीक है, अब हरिसेन बेसिकली हमने अभी जिक्र किया था कि कौन था वो, जिसने अभी एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ दूसरा हम क्या देखते हैं कि वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। बेसिकली एक ही व्यक्ति को अब क्या करने लग गए राजा, बहुत सारे पद देने लग गए। तो पहला चेंज हमने देखने को क्या मिला कि जो राजपद है वो हेरिडेटरी कर दिया गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति को बहुत सारे पद देने लग गए। जैसे कि अगर हम हरिसेन की ही बात करें तो उसको बेसिकली क्या है महादंड नायक बना दिया, यानी बेसिकली जो एक प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर होता है वह बना दिया गया। और दूसरी तरफ कुमार अमात्य बना दिया गया। अब कुमार अमात्य का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है संधि विग्रह, एक प्रकार से मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। यानी आप यहाँ पर एक बार सोच के देखिए, एक ही व्यक्ति है जो कि पीस और वॉर के रूप में क्या है सेना को भी अपने पास रखेगा। ठीक है, और कुमार अमात्य मतलब यानी उसके पास पावर होंगी डिसीजन मेकिंग से संबंधित, ठीक है, और सलाह से संबंधित। इसी के साथ महादंड नायक यानी जुडिशरी से संबंधित, वह लोगों को सजा भी दे सकता है। इस प्रकार से उसको अधिकार दे दिए गए। अब ऐसी सिचुएशन में हमें देखने को क्या मिलता है कि ये बाद में क्या है, अब वो जो पूरा का पूरा एरिया है उसको नए सिरे से क्या है गठित करके वहां पर सामंत बनकर बैठ गए। और ये सामंतों का जिक्र अभी अब मैं थोड़ी देर में करूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दीज इंक्लूड नगर श्रेष्ठी। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और क्या घटना हुई कि जैसे जैसे क्या है राजा की इंपॉर्टेंस कम होने लग गई, जो सामंत हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई, और इसी के साथ अन्य मंत्री परिषद की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लग गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, राज्य के अंदर जो नगर श्रेष्ठी होते हैं, नगर श्रेष्ठी बेसिकली मतलब होता है चीफ बैंकर, जिनके पास पैसा है। अब चूंकि राजा कमजोर हो चुका है, राजा के पास पैसा ही नहीं है, इसी वजह से क्या है जो व्यापारी हैं, चीफ बैंकर हैं, ठीक है, शर्तवाह हैं। शर्तवाह बेसिकली क्या है, मर्चेंट के जो कारवाज होते हैं उनके लीडर को बोला जाता है। तो नगर श्रेष्ठी और जो शर्तवाह है उनकी इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बढ़ने लग गई। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो नगर श्रेष्ठी है वो राज्य के भीतर व्यापार का प्रमुख बेसिकली होल्ड अपने पास रखता है, और वहीं पर जो शर्तवाह है वो देश के बाहर जाकर व्यापार ज्यादा करता है, ज्यादा मुनाफा कमाता है। ठीक है, तो शर्तवाह और नगर श्रेष्ठी में डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नगर श्रेष्ठी कौन होते हैं और शर्तवाह कौन होते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम कुलिक होते हैं जो कि चीफ क्राफ्टमैन होते हैं। इसी के साथ साथ कायस्थ होते हैं जो स्क्राइब होते हैं। स्क्राइब का मतलब लेखापाल जो बेसिकली होते हैं उनको स्क्राइब कहा जाता है, जो कि रिकॉर्ड को संभाल कर रखने का काम करते हैं। अब ऐसे में क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि इतने ज़्यादा जो लोग हैं वह क्या है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो इंडिपेंडेंट किंगडम है उसके अंदर क्या है जो पावर है वह क्या है सामंतों के हाथों में धीरे धीरे चली जाती रह रही है। अब इसकी वजह से हमें देखने को क्या मिलता है, राजा कमजोर हो गया, और राजा कमजोर होने के साथ साथ ही एक नए प्रकार की आर्मी का यहाँ पर गठन होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो नए प्रकार की आर्मी कैसे थी कि पहले के टाइम पर जो शासक हुआ करते थे वह बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखा करते थे, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिफेंट और जो चैरियट है और कैवलरी है और फुट सोल्जर्स है उनको बड़े पैमाने पर राजकीय सेवा में रखा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय तक राज्य के पास पैसा भी बहुत आया करता था। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे वो केंद्र के अधीन हुआ करते थे, यानी राजा के अधीन हुआ करते थे। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या होने लग गया, जो शासक है उसका जो पूरा का पूरा आर्थिक स्थिति है कमजोर होने लग गई। अब कमजोर होने की वजह से ये क्या करने लग गया, जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनके जो बेसिकली सपोर्ट है युद्ध के दौरान उनको प्रोवाइड कराने लग गए। उदाहरण के लिए अब जो सेना थी वह क्या है, उनको किसी भी प्रकार की रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी।
ठीक है। जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको सेना के बदले सेवा के बदले में क्या दिया जाता था, ग्रांट दिया जाता था जमीन का। अब नॉर्मल सी बात है, अब इस जमीन को क्या सामंतों के पास आपने दे दिया, यानी जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको दे दिया। अब यहाँ पर मैं बार बार सामंत शब्द का यूज कर रहा हूँ अभी, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अभी भी क्या है, ये मिलिट्री लीडर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, अभी क्या है, सामंत जैसे कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर सामंत शब्द का यूज किया है। ठीक है, सामंत एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास क्या है, ये सभी पावर हुआ करती है लोकल लेवल पर। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको अब प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये लोग सामंत बने कैसे। पहले क्या होती थी, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी खत्म हो गई है। अब जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो पावरफुल हो गए हैं। इनको बेसिकली क्या है, अब जमीनें दी जाने लग गई हैं सेवा के बदले में। अब ये जो मिलिट्री लीडर हैं यह इस जमीन से रिवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और इसी के साथ हॉर्सेस को मेंटेन किया करते थे, सोल्जर्स को मेंटेन करके रखा करते थे, और यहाँ पर जो वॉरफेयर इक्विपमेंट है वो राजा को प्रोवाइड कराया करते थे, और इन्हीं को ही बोला जाता है बाद के समय में सामंत। ठीक है, और बेसिकली कई स्थितियों में हमें ऐसा देखने को मिला कि जब जब राजा कमजोर हुआ तो इन सामंतों ने बगावत की, और बगावत करने के साथ ही इन्होंने अपने खुद के नए राज्य को स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से अब जो राजकीय पूरा का पूरा संरचना है उसके अंदर हमें यहाँ पर क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ऊपर हमने देखा कि राजकीय संरचना एकदम कठोर थी, शासक एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, लेकिन हम ये वाले पोर्शन पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज आता है और यहाँ पर एक ही व्यक्ति को बहुत सारे पद दिए जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, राज्य की आर्थिक और सैनिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जो कि स्थानीय लेवल पर सामंतों के अधीन आ जाती है। और सामंत फिर क्या करते हैं, कुछ समय बाद अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के ऊपर भी इस्टेब्लिश करने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर रह गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। अब हम बात करते हैं कि साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, जिसमें अभी हमने देखा बेसिकली चोल राज्य, राष्ट्रकूट राज्य, पल्लव राज्य। राष्ट्रकूट पल्लव तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, चोल और यहाँ पर आपको अन्य शासक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर शासन किस प्रकार का था, यानी पल्लवों के टाइम में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी लोकल असेंबली होती है। तो ध्यान रखिएगा, पल्लव के टाइम में बहुत सारी लोकल असेंबली हुआ करती थी, यानी शासक कमजोर है और उसके नीचे क्या है, जो शासक लोग हैं वो पावरफुल हो रहे हैं, ये बात आपको समझनी है बस। अब यहाँ पर क्या है, एक सभा हुआ करता था। अब सभा एक ऐसे असेंबली को बोला जाता था जिसके अंदर बेसिकली ऐसे ब्राह्मण शामिल हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हों। ठीक है, तो ऐसे ब्राह्मण जिनको बहुत सारी जमीनें हों वह क्या है, सभा बनाकर अपनी एक असेंबली किया करते थे। इसी के साथ साथ ये जो ब्राह्मण हैं बड़े बड़े लैंड ओनर्स बन गए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें लैंड लॉर्ड बन गए। अब लैंड लॉर्ड सीधे तौर पर तो क्या है, स्थानीय स्तर पर शासन नहीं कर रहेगा, तो ये बेसिकली जो ब्राह्मण हैं सब कमेटी बनाकर क्या है, इन ग्रामीण क्षेत्रों में या जो भी इनके पास शहरी क्षेत्र हैं वहां पर शासन करने लग गए। अब इस सब कमेटी के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन इन द सेंस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेकिंग रोड, लोकल टेम्पल्स, ये सभी जो काम है बेसिकली कौन करने लग गए, ब्राह्मण करने लग गए। लेकिन हम पहले के टाइम पर देख क्या रहे थे कि जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण है वो शासक कर रहे थे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और असेंबली हुआ करती थी जिसको बोला जाता है विलेज असेंबली, और ये आमतौर पर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, ऐसे बेसिकली विलेज असेंबली हुआ करती थी जहां पर क्या है, ब्राह्मण लैंड ओनर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की जो विलेज असेंबली हुआ करती थी उसको हम कहते थे सभा। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी नॉन ब्राह्मणिकल विलेज असेंबली कौन सी हुआ करती थी, उर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं नगरम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है
नगरम के अंदर भी एक असेंबली हुआ करती थी, जो कि क्या है, मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हीं का ही एक पूरा समूह हुआ करता था। ठीक है, अब यही लोग क्या करते थे, असेंबली के थ्रू पूरा का पूरा जो एरिया है उसके ऊपर क्या है, कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, यानी जो लोग हैं, साधारण लोग, उनका जीवन राज्य के अंदर किस प्रकार से हुआ करता था। तो हमें यहाँ पर एक मैंने व्यक्ति का नाम बताया था जिसका नाम था कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में क्या था, कवि था। ठीक है, कोर्ट किंग था। बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसने बहुत सारी क्या है, कविताओं की रचना की है, बहुत सारी क्या है, नाटकों की रचना की है कालिदास ने। उनके माध्यम से हमें उस समाज के साधारण लोगों के बारे में पता चलता है। उदाहरण के लिए एक यहाँ पर की पॉइंट हमें नजर आता है कि इसने अपने नाटक में क्या किया है कि जो ब्राह्मण होते हैं उन सभी को संस्कृत बोलते हुए हर जगह दिखाया है। और जहां जहां महिलाओं का जिक्र है, यानी महिला जब भी बोल रही है या फिर कॉमन आदमी जब भी बोल रहा है, ठीक है, और तब वह क्या कर रहा है, या फिर पुअर ब्राह्मण है, वह क्या है, प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्राह्मण है उनका स्थान यहाँ पर, ये जो बेसिकली कालिदास की नाटक है उनके अंदर हमें अच्छा स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात समझनी है। वहीं पर जो वुमेन, मैन, किंग एंड ब्राह्मण्स हैं, वह क्या है, कुछ कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज भी बोला करते थे। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलता है अभिज्ञान शकुंतलम। अब बेसिकली ये एक नाटक है जो कि क्या है, शकुंतला और दुष्यंत नाम के जो दो एक प्रकार से कपल्स हैं, उनके क्या है, लव, एक प्रकार से लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के ऊपर एक नाटक लिखा गया कालिदास के द्वारा, जो कि संस्कृत में है, अभिज्ञान शकुंतलम उसका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें और भी कहानियां देखने को मिलती है, जैसे कि एक पुअर फिशरमैन की कहानी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पुअर फिशरमैन होता है, उसको क्या है, अंगूठी प्राप्त होती है, और वो अंगूठी क्या होता है, राजा के द्वारा रानी को यानी शकुंतला को गिफ्ट दिया गया था, जो कि क्या है, मछली के पेट में जाकर या मछली के माध्यम से क्या है, वो मछुआरे तक पहुंच जाता है। अब जब मछुआरे को वो रिंग मिलती है तो वो जब उसको पता चलता है कि ये जो अंगूठी है वो तो रानी की है, तो वो रानी की अंगूठी वापस करने के लिए क्या है, राज दरबार में जाता है। और जो गेट मैन है वो कहता है कि तुमने ये जो अंगूठी है वो चुरा के रखी थी, और जब राजा ने क्या इनाम का जिक्र किया तब तुम क्या है, ये अंगूठी वापस लौटाने आए हो। एक ये बात, हालांकि क्या है, किसी तरह से वो राजमहल के अंदर पहुंचता है, और राजमहल पहुंचने के बाद बेसिकली वो अंगूठी प्रदान करता है, राजा उसको इनाम देने की बात करता है। तो इस अवस्था में जो पुलिस ऑफिसर हैं और जो गेट मैन है, वो दोनों क्या है, उसका वो जो इनाम की राशि है उसको चुराने की या उसको क्या है, छीनने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, उसको एल्कोहलिक करके यानी उसको ड्रिंक पिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार की ऑर्डिनरी जो मैन होते हैं, यानी साधारण जो जनमानस साम्राज्य के अंदर रह रहा है, उसके बारे में जानकारी भी हमें इस प्रकार से पता चलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम आगे देखते हैं कि एक फाहियान के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक चाइनीज पिलग्रिम है। ठीक है, यानी बौद्ध तीर्थ यात्री है फाहियान। अब जब वो भारत के अंदर आता है हर्षवर्धन के काल में, अभी ऊपर बताया था, तो वह बताता है कि इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें बहुत सारे अनटचेबल ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि साम्राज्य के मुख्य जो सिटी है उनके भी बाहर उनको रखा जाता था। इसी के साथ साथ ये अपने साथ क्या करते थे, एक स्टिक को बेसिकली रखा करते थे और वह स्ट्राइक करते रहते थे, यानी वुड को रखा करते थे और वुड को क्या करते थे, स्ट्राइक करते रहते थे, यानी लगातार पीटते रहते थे। ठीक है, अब इस वुड के अंदर जो लकड़ी का पूरा एक प्रकार से डंडा है, उसके अंदर एक घुंघरू बंधे होते थे। अब घुंघरू बंधे होने से क्या होगा कि मान लीजिए कोई उच्च जाति का व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा है, तो घुंघरू की आवाज से वो ताकि समझ जाए कि सामने से कोई शूद्र आने वाला है और वह अपना रास्ता बदल ले।
तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पर अनटचेबिलिटी यहाँ पर फाहियान के अनुसार हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ वो क्या करते थे कि अपने साथ एक ब्रश यानी एक प्रकार का झाड़ू भी रखा करते थे, यानी जहां जहां वो कदम रखा करते थे तो उसी के अनुसार वह झाड़ू भी लगाते हुए चलते थे ताकि वो जमीन दूषित ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मेंशन है वो अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पर फाहियान करते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो इंडिया है उसके अंदर हमें एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र, 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 4 वर्ण, इसको चवर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बेसिकली अनटचेबल्स, तो अनटचेबल ये जो शूद्र है वह भी है, लेकिन ये क्या है, आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, बॉक्स के अंदर का होने का यहाँ पर बॉक्स के अंदर होने का ये मतलब है कि ये गांव के क्षेत्र के अंदर है, लेकिन एक कैटेगरी हुआ करती थी जो गांव के मुख्य क्षेत्र से भी बाहर हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं चांडाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, चांडाल जो हैं वो गांव के मुख्य क्षेत्र से बाहर रहा करते थे, जो शूद्र हैं वो गांव के अंदर रहा करते थे। हालांकि दोनों को ही अनटचेबल माना जाता था उस समय के समाज में। अब हम यहाँ पर बात करते यहाँ पर क्या है, जो राजा की आर्मी किस प्रकार से हुआ करती थी यहाँ पर उसके बारे में बताया है। यहाँ पे बताया है कि राजा की आर्मी जहां जहां जाती थी वहां पर क्या है, ये उन लोगों की जिम्मेवारी हुआ करती थी कि वो सोल्जर्स को क्या करे, फीड करे। ठीक है, या अगर उनको घर की जरूरत है तो घर दे, खाने की जरूरत है तो खाना प्रोवाइड करे, पानी, और उनके जो वस्तुएं हैं, ठीक है, बेसिकली सैनिकों के नॉर्मल वस्तुएं, चाहे वो पेन हो, पोट हो, डेली यूज की जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, गांव ग्रामीण वासियों को प्रोवाइड कराना होता था। ये हमें एक नियम देखने को मिलता है उस समाज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन में कि भारत के अलावा अन्य जो पूरा का पूरा देश है उस समय किस प्रकार की स्थिति वहां पर हमें नजर आती है। तो हमें देखने को मिलता है कि जिस समय की हम यहाँ पर भारत में बात कर रहे हैं उसी समय पर अरब व्यापारी क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यूरोप के व्यापारी भी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक चीज क्या देखने को मिलती है कि अरब रीजन के अंदर जो बेदोइंस हैं, बेदोइंस एक प्रकार का क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी होती है। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, पेस्टोरल ट्राइब होती हैं ये, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, अपने जानवरों को चराती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। और इनका जो जीवन यापन का मुख्य स्रोत ही हुआ करता था वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, हर्डिंग एनिमल, यानी जानवरों को चराना। अब इसी ग्रुप में क्या होता है, एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है मोहम्मद, यानी प्रोफेट मोहम्मद, जिनको बाद में जाना जाने लग गया। इनके द्वारा इस्लाम की स्थापना की गई और इस्लाम की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो हमें कुरान के अंदर देखने को मिलती हैं। बाद के समय में क्या बोलते हैं, ये जो इस्लाम है नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया, अरब और इन सभी स्थानों में जो व्यापारी हैं और व्यापार के साथ साथ क्या बोलते हैं, युद्ध है, दोनों के माध्यम से इन सभी एरिया में फैला। इसी के साथ साथ अगर हम भारत के सिंध एरिया के बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे अरबी व्यापारी आया करते थे आज से लगभग 1300 साल पहले। जब यह व्यापारी भारत के अंदर आए सिंध एरिया के अंदर तो अरब व्यापारी तो अपने साथ अपना रिलीजियन भी लेकर आए, और इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर हमें क्या है, मुस्लिम बेसिकली एक प्रकार से रिलीजन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था उसको डिटेल में देख लिया कि किस प्रकार से साम्राज्यों का उदय हुआ, नए नए अंपायर का उदय हुआ और उनके कुछ स्पेसिफिक राजा कौन थे और उनके साम्राज्य के क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और फीचर किस प्रकार का हुआ करता था। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर बहुत सारी जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल सकती हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ
करंट अफेयर का हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको मिलता है। और ये ग्रुप आप एक बार ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद इन फ्यूचर आपको जितना भी करंट अफेयर है वो मिलता रहेगा, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम तक, इसका कोई समय नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पहले के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वह भी क्या है आपको इस ग्रुप के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। और यही नहीं, आपको डेली बेस पर जो करंट अफेयर है, वीकली मंथली बेस पर जो मैगजीन आती है, और पूरे साल भर का करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ 499 में इस ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसको बेसिकली इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8076586432। इसके ऊपर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये अपना टेलीग्राम आईडी है, इसको भी आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये इस प्रकार से हमारा जो मंथली मैगजीन है वह आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ये पूरे साल भर का जो करंट अफेयर मैगजीन है वो देखने को मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे इंडियन पॉलिटी का आप देख सकते हो, ये पिछले साल का मैगजीन है, ठीक है, जिसमें हमने M2M प्रोग्राम के अंतर्गत मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 का पूरा करंट अफेयर एक ही मैगजीन में तैयार किया था, इंडियन पॉलिटी का। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस प्रकार से मैगजीन रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इसको प्रीलिम्स 2026 के लिए बनाया गया था। अब इन फ्यूचर 2027, 2028 या फिर इन फ्यूचर आगे तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये जो मैगजीन है इसी प्रकार से अपडेट आने वाले समय में होती रहेगी समय के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।